प्रश्न संग्रह 1.4 जिसमें हम लोग 4 प्रश्न इसके पहले कर चुके हैं। एक ही प्रश्न इसमें और बच रहा है, प्रश्न नंबर 5। संलग्न आकृति के माध्यम से निम्नलिखित सभी समुच्चय लिखिए। देखिए ये सारे समुच्चय के मान हमें लिखने हैं। कुल 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न है। ये देखिए ये डायग्राम देखना है और इस डायग्राम के आधार पर, इसी डायग्राम के आधार पर हमें ये 7 प्रश्न है, 7 लाइन में आंसर आएगा। देखिए बहुत आसान है। इसके पहले जो मैंने पढ़ाया उसको आपने अगर ध्यान से समझा है तो देखिए ये बहुत फटाफट आप बताने वाले। प्रश्न 5, संलग्न आकृति के माध्यम से निम्नलिखित सभी समुच्चय लिखिए। तो पहले आकृति देखते हैं, आकृति कैसी है। ये आकृति है। इस आकृति में अगर आप देखेंगे तो ये आपका आयत है। आयत द्वारा हम विश्व समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। तो आयत के द्वारा विश्व समुच्चय को प्रदर्शित किया गया है और ये हमारा वृत्त ए है। वृत्त ए द्वारा हम समुच्चय को प्रदर्शित कर रहे हैं और वृत्त बी द्वारा समुच्चय बी को। तो ये आयत द्वारा विश्व समुच्चय, ए में जो घटक आ रहे हैं वो समुच्चय ए को प्रदर्शित कर रहे हैं, बी वाले घटक समुच्चय बी को। और आप जानते हो बीच वाला जो घटक रहता है ये प्रतिच्छेदन को प्रदर्शित करता है और ए और बी पूरा मिला के संघ को प्रदर्शित करता है। बराबर है कि नहीं? तो चलिए एक एक करके। और ये बाहर वाला क्या होता है? बाहर वाला इसको पूरा छोड़कर जो बाकी बचता है वो बाहर वाला है। तो ये देखिए फट से बहुत फटाफट आप आंसर देने वाले हो, दिमाग लगाना जरा। पहले पूछा है समुच्चय ए में कौन कौन से घटक हैं। अब देखिए समुच्चय ए मतलब ए वाले वृत्त में कौन कौन से घटक है। तो ए वाले वृत्त में देखो कौन कौन से घटक, ये पूरे ये वृत्त में है ना, केवल बाहर नहीं, ये पूरा जो ए वाला वृत्त है इसमें कौन कौन से घटक है। तो एक्स वाई जेड एम एन, ये 5 घटक हैं। तो यहाँ हो गया एक्स वाई जेड एम एन। धन कोष्ठक बनाना जरूरी है और कॉमा। ये नहीं कि आप ऐसा कोष्ठक बना दो, नहीं चलेगा। आप ऐसा कोष्ठक बना दो, नहीं चलेगा। आपको धन कोष्ठक ही बनाना पड़ेगा। तो धन कोष्ठक के अंदर इसके जो 5 घटक हैं उनको कॉमा लगा लगा के लिखना। फिर बी पूछा है। अब बी फट से आप बताने वाले हो। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को आंसर आ चुका होगा। बी का आंसर क्या आएगा? पी क्यू आर एम एन। क्या हो गया? पी क्यू आर एम एन। अब इसमें अगर आप आगे पीछे लिख देते हो, ऐसे लिख देते हो एम एन पी क्यू आर तो भी चलेगा, कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं है। तो समझ गया ना? बी वाले वृत्त में कौन कौन सा है? पी क्यू आर एम एन, ये वृत्त बी वाले में, तो बी का आंसर होगा। अगला पूछा है ए संग बी। ए संग बी मतलब कि ए और बी में मिलाकर पूरा कितना, पूरा ए और बी वृत्त मिलाकर कुल घटक कितने हैं, ये बोला जाता है ए संग बी। इसमें पूरा लिखना पड़ेगा एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर। ये देखिए एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर। ठीक है? संग मतलब ए और बी पूरा, ये भी घटक छोड़ना नहीं है। उसके बाद फिर यू। यू मतलब विश्व समुच्चय। विश्व समुच्चय मतलब ये देखिए ये यू है। विश्व समुच्चय मतलब आयत के अंदर का पूरा बोलना है, एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि विश्व समुच्चय में सभी घटक आते हैं। तो अभी इसमें ये जितने घटक दिख रहे हैं सब बोलने हैं, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस टी। ये बाहर का भी बोलना, क्योंकि ये यू के अंदर जितना आ रहा है वो पूरा बोलना है। ये देखिए एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस टी पूरा समझा। देखिए फिर से यू। यू मतलब इसके अंदर आयत के अंदर जितना रहा है एक भी नहीं छोड़ना है, सब बोलना है एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस टी। सारे घटक आपको आयत के अंदर के बोलने हैं। ये हो गया विश्व समुच्चय यू। फिर ए डैश। अब चलिए डैश वाला जरा समझिए। अब आगे तीनों डैश वाले हैं। तो डैश का मतलब ध्यान से सुनो। डैश का मतलब होता है जिसके ऊपर डैश लगा है उस वाले उसके घटक को छोड़कर बाकी बोलना। जैसे ए पे डैश लगा है ना, ए को छोड़कर बाकी। ये देखिए ए वाले वृत्त को छोड़कर बाकी बोलेंगे तो उसको बोला जाएगा ए डैश। ए डैश का मतलब क्या हुआ? ए वाले वृत्त को पूरा ढक लो। ये देखिए
ए वाले वृत्त को पूरा ढक लीजिए। मैं ये देखिए ए के अंदर 5 घटक है ना, 1 2 3 4 5। ए डैश निकालना है, मतलब ए वाले घटक ढक लो। अब ए वाले घटक जो है इसको मैं जब ढक लूंगा तो बाकी बाहर घटक क्या क्या बच रहा है, पी क्यू आर एस टी, इसको बोला जाएगा ए डैश। ए डैश मतलब ए को छोड़कर, ए वाले वृत्त को छोड़कर बाकी जो बाहर बच रहा है पी क्यू आर एस टी, वो पूरा ए डैश हो जाएगा। तो ए डैश में आ गया पी क्यू आर एस टी। इसी तरीके से बी डैश, बी डैश में क्या करेंगे, बी वाले घटक पूरा छोड़ दो। ये देखिए बी वाला जो वृत्त है उसके घटक पूरा छोड़ दो, जो बाकी बचता है उसको बी डैश बोलते हैं। बाकी क्या क्या बच रहा है, एक्स वाई जेड एस टी। ये देख लीजिए बी वाला पूरा वृत्त में ढक लिया, क्या क्या बच रहा है, एक्स वाई जेड एस टी। तो ये बी डैश हो गया एक्स वाई जेड एस टी। अब है ए संग बी डैश, मतलब ए, अब ये जरा लास्ट वाला समझना ध्यान से, ए संग बी डैश। ए संग बी डैश का मतलब ए संग बी के ऊपर डैश लगा, मतलब ए संग बी में जितने घटक है उसको छोड़कर। अब देखिए ए संग बी में कौन कौन से घटक हैं, ए संग बी में ये पूरा घटक है, ये पूरा वृत्त, ये पूरा वृत्त ढक लो। मतलब ए वाला भी पूरा, बी वाला भी पूरा, यही तो पूरा ए संग बी है ना। अभी आपने ए संग बी निकाला ना, ए संग बी, ए संग बी में ये पूरा निकाला, तो ये पूरा ए और बी ढक लीजिए। बाकी जो बाहर बच रहा है उसको बोलेंगे ए संग बी का डैश। तो बाकी क्या बच रहा है, एस और टी बच रहा है। ये हो गया एस और टी, ए संग बी डैश। तो यहां से आपका प्रश्न संग्रह 1.4 खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संग्रह 1.5 में। अब प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 के लिए चलेंगे। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 है, तो प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 का पहला प्रश्न देखेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों में से कोई एक सही है, जो सही है वो उस पे आपको टिक करना है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, पहले उसको रफ पे चाहे तो निकाल लें, उसके बाद रफ पे ही निकालना ध्यान रखो, उसके बाद फिर आपको उसका आंसर देना रहेगा। तो ध्यान से आपको देखना है कि कैसे करेंगे। चलिए एक एक करके चलते हैं। पहले प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसको आपको जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और कुछ तो ऐसे हैं, अब देखिए पीछे प्रकीर्ण का मतलब मैं आपको पहले समझा देता हूं। प्रकीर्ण का मतलब होता है कि जब हम पीछे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये चारों एक्सरसाइज अगर आपको अच्छे तरीके से आता है तो प्रकीर्ण में ज्यादातर 99% हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद से कर लेते हैं। प्रकीर्ण मतलब होता है रिवीजन। प्रकीर्ण मतलब इसके पहले 1.4 तक का रिवीजन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। m दिया है 135, n दिया है 246। हमें m प्रतिच्छेदन n निकालना है। दिमाग खुला रखिए सब लोग, जिससे हम फटाफट क्वेश्चन करें। m में कौन कौन से घटक हैं, 1 3 5। n में कौन से घटक हैं, 2 4 6। और m प्रतिच्छेदन n निकालना। प्रतिच्छेदन का मतलब होता है m और n में कौन सा घटक कॉमन है। तो हम देखेंगे कि इसमें 1 है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है। मतलब इन दोनों में कोई भी घटक कॉमन नहीं है। इसका मतलब हुआ अगर इन दोनों में कोई भी घटक कॉमन नहीं है, m प्रतिच्छेदन n में एक भी घटक नहीं आएगा। और आप जानते हो कि यदि किसी समुच्चय में एक भी घटक नहीं आता है तो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं, और उसको ऐसे खाली कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं या फिर इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई समझ में आता है ना, जैसे 0 बना के काट देते हैं, इसको फाई बोलते हैं। तो इसका मतलब ये प्रतिच्छेदन समुच्चय में एक भी घटक नहीं आएगा, तो उत्तर क्या आ गया, फाई। तो ये देखिए पहला आंसर दिया है 1 2 3 4 5 6, गलत है। दूसरा 1 3 5, गलत है। ये देखिए तीसरा दिया है फाई, यही आंसर हमारा सही है, क्योंकि इसमें m और n दोनों समुच्चयों में कोई भी घटक कॉमन नहीं है। m में अलग घटक है, n में अलग घटक है, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब m प्रतिच्छेदन n क्या आएगा, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब फाई। चलिए दूसरा देखते हैं। ये देखिए P जो है ना, ये लिखा गया है कौन से रूप में, यह लिखा गया है
गुणवर्णन पद्धति में, और इस समुच्चय को हमें सूची पद्धति में लिखना है। चलिए अभी मैं गुणवर्णन पद्धति को आपको सूची पद्धति में लिखना बताता हूँ। पहले सिखाया गया, ये नहीं कि नया है, नया नहीं है, पहले सिखाया जा चुका है। आप केवल एक बार देखो कि इसको कैसे करते हैं, गुणवर्णन पद्धति को किस तरीके से हम सूची पद्धति में लिख सकते हैं। ओके, चलिए देखिए। अगर जैसे मान लीजिए पहले यहाँ पे क्या दिया है वो देख लीजिए। x है ऐसा है कि x विषम प्राकृत संख्या, एक छोटा है x छोटा है बराबर है 5। अब पहले देख लीजिए कि संख्याएं मैं लिख लेता हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे संख्या है ना। इधर भी -1, -2 ऐसा होता है, आपको मालूम है। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि हमें x यह विषम प्राकृत संख्या है। अब ध्यान रखना, विषम संख्या क्या होती है वो भी मैंने आपको पहले लिखा के दिया है। जो संख्याएं 2 से नहीं विभाजित होती उन्हें विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या क्या होती है, देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं, विषम संख्या। तो इसने क्या बोला कि हमें विषम संख्या तो लेनी है लेकिन 1 और 5 के बीच। लेकिन ध्यान रखना ये 5 के साथ बराबर लगा हुआ है, इसका मतलब 5 को लेना है लेकिन 1 के साथ बराबर का निशान नहीं लगा है। यहाँ पे देखिए 1 के साथ केवल छोटे का निशान लगा है, तो 1 को नहीं लेना है बल्कि 1 के बाद की संख्या लेनी है और 5 से छोटी लेनी है लेकिन 5 के बराबर वाली संख्या भी लेनी है। तो अब यहाँ से चलिए देखते हैं कौन कौन सा। ध्यान से देखिए, 1 को नहीं लेना है बल्कि 1 के बाद की संख्या लेनी है। तो 1 के बाद की संख्या कौन है, 3 है, 5 है। विषम संख्या ना, तो विषम संख्या क्या हुई, विषम संख्या ये है 1, 3, 5, 7। तो हमें 1 को नहीं लेना है, 1 के बाद की संख्या लेनी है। तो 1 के बाद की विषम संख्या कौन है, 1 के बाद की विषम संख्या 3 है। उसके बाद 5 है, लेकिन 5 को लेना है क्योंकि 5 के साथ ही छोटा है के साथ साथ ही बराबर वाला निशान भी नीचे लगा है। अगर आपका देखिए केवल ऐसे लगा है तो इसको छोटा पढ़ते, मैंने पहले बताया आपको, और इसके साथ ऐसा लगा है तो बराबर भी इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर केवल ऐसे लिखा रहेगा देखिए 5, तब 5 को नहीं लेना है, 5 के पहले वाली संख्या 4 तक ही लेना है। लेकिन अगर इसके साथ बराबर भी लगा है तो इसका मतलब हमें 5 को भी लेना है। तो उत्तर में क्या क्या आएगा, उत्तर में आएगा 3 और 5। एक बार फिर से देखिए, हमें कैसी संख्या लेनी है, विषम संख्या लेनी है। तो विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। 1 और 5 के बीच की विषम संख्या लेनी है लेकिन 1 के बाद की संख्या लेनी है। 1 के बाद की विषम संख्या क्या होती है, 3, और क्या होती है 5, और 5 के आगे लेना नहीं है क्योंकि बस 5 के बराबर तक ही लेना है। तो एक आंसर आएगा 3, दूसरा आंसर आएगा 5। तो यहाँ पे देखिए, अब देखते हैं किसमें आंसर सही है। ए वाला सही नहीं है, ए बी भी नहीं सही है, सी भी नहीं सही। कौन सा आंसर सही है, देखिए डी। इसमें सी वाला आंसर सही है, इसमें डी वाला आंसर सही है, 3 और 5। अब आते हैं, ये बोल रहा है कि P बराबर 1, 2, 3 डॉट 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 10 यह किस प्रकार का समुच्चय है। तो इसमें कुल कितने घटक हैं, 10 घटक हैं टोटल। 1, 2, 3 डॉट 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 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डॉट 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 की जगह 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये संख्या आएंगी। फिर उसके बाद 10। रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय तो है नहीं क्योंकि इसके घटक हैं इसमें 10 घटक, जबकि रिक्त समुच्चय का मतलब इसमें एक भी घटक ना हो। अनंत समुच्चय, अनंत समुच्चय तो है नहीं, अनंत समुच्चय जहाँ पे उसको गिन ना सके। सीमित समुच्चय, ये देखिए ये आपका सी वाला ऑप्शन सही है, यह सीमित समुच्चय है। अब सीमित समुच्चय क्या होता है, जो नए बच्चे हो ध्यान दें, जिसके घटक को हम गिन सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीमित समुच्चय बोलते हैं। जैसे इसमें कोई भी स्टूडेंट बता सकता है कि इसमें कुल 10 घटक हैं, 1 से लेकर 10 तक की संख्या, इसको गिन सकते हैं, तो यह कौन सा समुच्चय है, सीमित समुच्चय। अनंत समुच्चय मतलब जिसके घटक को हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 के बाद ये डॉट 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 10 नहीं होता, डॉट 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 लगा रहता तो अनंत समुच्चय हो जाता। और रिक्त समुच्चय मतलब जिसमें एक भी घटक ना हो, पूरा खाली हो, उसको क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। जैसे अभी यहाँ पे बताया उसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। अगला देखिए, ये थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। एम संघ एन में देखो कौन कौन से घटक हैं। एम संघ एन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, और एम में 1, 2, 4 है। एन में क्या होना चाहिए,
तो अब जरा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अब जैसे देखिए m में क्या है, 1 2 4 है, m और n मिलाकर के संघ का मतलब क्या होता है, संघ का मतलब होता है m और n दोनों मिला करके ये पूरा घटक आना चाहिए। अब देखते हैं कि n में कौन कौन सा घटक आ सकता है। जैसे देखिए 1 2 4 इसमें आ गया है, तो इसमें 1 2 4 के अतिरिक्त और जो बच रहा है वो तो लेना ही लेना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा बच रहा है। 1 हो गया, 2 हो गया, अभी 3 बच रहा है, और 4 तो है, 5 बच रहा है, और 6 बच रहा है। इस तरीके से ये अब अगर आप देखो तो m और n मिला करके पूरा बन जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि संघ का मतलब क्या होता है, m के भी पूरे घटक लेने हैं, n के भी पूरे घटक लेने हैं, लेकिन जो घटक m और n में 2 बार रहेगा उसको एक ही बार लिखना है। तो हमें आंसर आना चाहिए 3 5 6, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो 3 5 6 यहाँ पे भी नहीं है, 3 5 6 यहाँ पे भी नहीं है, 3 5 6 यहाँ पे भी नहीं है, 3 5 6 यहाँ पे, चारों में से एक में भी ये आंसर नहीं मिल रहा है। तब हम क्या करेंगे, तब देखेंगे कि ये जो 3 5 और 6 ये 3 अंक तो आने चाहिए, ये 3 अंक तो हमें लेना ही लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये 3 अंक नहीं लेंगे तो हमारा ये पूरा बनेगा ही नहीं। ये पूरा बनने के लिए हमें इसमें 1 2 4 है, तो n में 3 5 और 6 तो आना ही आना चाहिए। उसके अतिरिक्त अगर m का कोई घटक भी आ जाता है इसके अंदर तो चलेगा। जैसे अगर इसके अंदर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए तो भी चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं। तो देखते हैं किसमें 3 5 6 है, वो वाला देखेंगे। क्या इसमें 3 5 6 है? नहीं। इसमें 3 5 6 है? नहीं है। इसमें 3 5 6 नहीं है। मतलब हमें 3 5 और 6 तो मिलना ही मिलना चाहिए। उसके बाद इसका कोई एक घटक, इसका कोई भी घटक इसके अंदर रहेगा तो चलेगा। ये देखिए इसमें 3 है, 5 है, 6 है, और एक घटक इसका। अगर आप यहाँ बाय द वे 4 भी ले लेते हो तो भी अगर आप इसका देखो, इसका संघ निकालोगे तो संघ निकालना आपने सीखा है। संघ में क्या करते हैं, a का पूरा घटक लिखते हैं, m का पूरा घटक लिखेंगे, n का पूरा घटक लिखेंगे। तो m का घटक क्या क्या है, 1 है, 2, ये देखिए 3 4 2 बार है, पर यहाँ एक ही बार लिखेंगे क्योंकि समुच्चय में एक घटक को केवल एक ही बार लिखा जाता है। 4 5 6, तो आंसर क्या आएगा, 3 4 5 6। तो ये देखिए बी वाला आंसर सही है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं 5वें में, P उप समुच्चय है m का, तो P प्रतिच्छेदन P संग m या निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है। आप ध्यान से समझना इसको। P m का उप समुच्चय। अब ये प्रॉब्लम ये है ना मैथ्स में कि ये चीजें अगर आप पूरा प्रैक्टिस नहीं किए हो ना तो आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब जिनको उप समुच्चय नहीं पता है उनको ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा। तो देखिए उप समुच्चय मैंने कैसा बताया था, अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा m समुच्चय है और P m का उप समुच्चय है, तो इसका मतलब P इसके अंदर आएगा। ये देखिए P इसके अंदर आएगा। तो अगर P m का उप समुच्चय है, इसका मतलब P के सारे घटक m में रहेंगे। मैं जब उप समुच्चय पढ़ा रहा था तो आपको बताया था P उप समुच्चय m का मतलब P के सभी घटक m में हैं। अब यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है P प्रतिच्छेदन P संग m। अब देखो P संग m मतलब क्या हुआ, P संग m मतलब ये पूरा, P संग m मतलब पूरा हो गया। अब P संग m में से अभी P संग m मतलब क्या हुआ, ये पूरा घटक हो गया। इसमें से P का प्रतिच्छेदन निकालना है। तो अब इसको शायद मुझे लग रहा है आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ये देखिए अंक लेके समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि जब तक अंक नहीं लूंगा आपके माइंड में ये सारी चीजें हैं नहीं, इसलिए थोड़ा मुश्किल है। ये देखिए मैं समझाता हूँ। जैसे देखिए अपने मन से मैं कुछ भी अंक ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक हमारा m समुच्चय है जिसमें 1 2 3 4 5 एक घटक है, और एक P समुच्चय है जिसमें 2 3 4 एक घटक है। तो आप देख रहे हैं P के सभी घटक m में है। समझ लो ध्यान से, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। P के सभी घटक m में है,
इसका मतलब यहाँ पे P जो है वह M का उपसमुच्चय है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि P M का उपसमुच्चय है। हाँ है, क्यों? क्योंकि P के सभी घटक M में, देखो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, P के सारे घटक M में है, इसलिए P M का क्या है? उपसमुच्चय। अब चलिए हम इनका क्या संघ निकालते हैं, P संघ M। तो P संघ M निकालेंगे तो क्या होगा? P के भी सभी घटक लिखने हैं, M के भी सभी घटक, M का भी P का ये पूरा घटक, संघ मतलब M और P के पूरे घटक। तो क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5। तो P संघ M बराबर क्या आ गया? 1 2 3 4 5, मतलब P संघ M के बराबर ही आ गया। आया कि नहीं? जो P संघ, अगर P M का उपसमुच्चय है तो P संघ M जो है वह M के बराबर आएगा। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है P प्रतिच्छेदन P संघ M। चलिए निकालते हैं। P प्रतिच्छेदन P संघ M। अब ध्यान से देखना, P प्रतिच्छेदन, अब ये जो P संघ M है ना, P संघ M क्योंकि M के बराबर है, P संघ M किसके बराबर है? M के, इसलिए P संघ M की जगह में M लिख सकता हूं। ध्यान से देखना, P संघ M का मान किसके बराबर है? M के मान के बराबर है, इसलिए जहां पे P संघ M लिखा है, P प्रतिच्छेदन, ए तो अपनी जगह रहेगा, इसको नहीं चेंज करें, केवल ए इसकी जगह पे, क्योंकि ए इसके बराबर है, इसलिए इसको हटा के इसकी जगह मैं M लिख सकता हूँ। देखिए P संघ M को हटा के मैं M लिख सकता हूँ। अब हमें क्या निकालना? हमें निकालना है P प्रतिच्छेदन M। P प्रतिच्छेदन M का मतलब होता है P और M के कॉमन घटक, मतलब जो P और M में दोनों में हो उसको हम प्रतिच्छेदन बोलते हैं, कॉमन। चलिए P और M का कॉमन देखते हैं। 2 है, 3 है, 4 है। तो P और M का कॉमन घटक क्या क्या आ गया? 2 3 4। फिर से देखिए, प्रतिच्छेदन का मतलब क्या होता है? कॉमन। तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है। तो 2 3 4 ये आ गया प्रतिच्छेदन। पर हम देखेंगे कि 2 3 4 किसके बराबर है? ये तो P के बराबर है। ये देखिए, समुच्चय P के बराबर है। इस तरीके से उत्तर आ गया। देखिए कि P प्रतिच्छेदन P संघ M का मान किसके बराबर आएगा? P के। ये आप वीडियो को कई बार देखो, 2-3 बार समझने की कोशिश करो। पहले M एक कुछ भी अपने मन से कुछ भी घटक ले लो, P कुछ भी, लेकिन लेते समय ध्यान रखो कि P के सारे घटक M में होने चाहिए, तभी तो ये पहली शर्त क्लियर होगी, P उपसमुच्चय M होगा। तो P उपसमुच्चय M लेना है। उसके बाद तब पहले P संघ M निकालना है, P और M के सारे घटक लिखने, तो M के बराबर आ जाएगा। तब हमें P प्रतिच्छेदन P संघ M निकालना है, मतलब P प्रतिच्छेदन और P संघ M के बराबर, तो इसकी जगह पे M रख सकते हैं। तो देखो इसकी जगह पे M। अब हमें P प्रतिच्छेदन M निकालना, मतलब P और M के कॉमन घटक, तो P और M के कॉमन घटक निकालेंगे, 2 3 4 आएगा, मतलब ये तो P के बराबर ही आ गया। तो इसका मतलब P प्रतिच्छेदन P संघ M P के बराबर। ये देखिए यहाँ पे कौन सा उत्तर आएगा? इसका मान P के बराबर। इसने बोला यह निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय के बराबर है? तो P के बराबर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले का। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय? रिक्त समुच्चय मतलब होता है जिसमें एक भी घटक न आए। अब देखिए इसमें अगर आप देखोगे, लास्ट से मैं शुरू करता हूं, अगर डी वाले में देखोगे तो इसमें लिखा है -1 और 1 के बीच, तो -1 और 1 के बीच संख्या आती है 0, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तो ये तो पहला वाला गलत हो गया, क्योंकि रिक्त समुच्चय मतलब एक भी घटक न आया, जबकि -1 और 1 के बीच में 0 आता है। 30 दिन से कम दिन वाले अंग्रेजी महीनों का समुच्चय, तो 30 दिन से कम दिन वाला अंग्रेजी महीना फरवरी होता है। तो ये देखिए इसमें भी एक घटक आ रहा है, तो ये भी रिक्त समुच्चय नहीं है। समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय, समअभाज्य संख्या 2 होती है, ये 2 जो है सम भी संख्या होती है, अभाज्य भी होती है, इसमें भी एक घटक आ रहा है, ये भी रिक्त समुच्चय नहीं है। अब समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन का समुच्चय, अब देखिए ये समांतर रेखाएं हैं, ये कितनी जगह काटेंगी? तो समांतर रेखाएं कभी भी काटती नहीं है, इनको बढ़ाते जाओ, कभी भी काटेंगी नहीं। तो
इनका एक भी प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं आएगा, क्योंकि जब ये काटेंगी नहीं तो एक भी प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं आएगा, तो ये रिक्त हो गया, मतलब एक भी घटक नहीं आएगा। तो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु कितने होते हैं? समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन मतलब समझ रहे हो, काटने के ऐसे ऐसे काटने के बाद जो बिंदु प्राप्त होता है उसको प्रतिच्छेदन बिंदु बोलते हैं। तो ये जब काटेंगे ही नहीं तो एक भी प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं मिलेगा, और जब एक भी प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं मिलेगा तो ये रिक्त समुच्चय हो गया। तो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदुओं के समुच्चय को क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित उप प्रश्नों के लिए योग्य विकल्प चुनकर लिखिए। अब इसमें देखिए पहला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समुच्चय है? इसमें भी वही है, 4 ऑप्शन दिया है, दूसरे में भी, उसमें एक सही है। तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प समुच्चय है, आपको बताना है कौन सा समुच्चय है। अब देखिए इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, तो सबके लिए सेम आंसर है। इंद्रधनुष के 7 रंग जो होते हैं ना, वो 7 रंग सबके लिए एक ही होते हैं। ऐसा नहीं कि एक के लिए इंद्रधनुष का 7 रंग अलग रहेगा, दूसरे के लिए अलग रहेगा, ऐसा नहीं। इंद्रधनुष के 7 रंग फिक्स है, इसलिए यह समुच्चय है। लेकिन बाकी 3 देखेंगे वो समुच्चय नहीं है। जैसे देखिए, पाठशाला के प्रांगण के ऊंचे वृक्ष। अब वृक्ष ऊंचा होना, अगर वहां बहुत सारे वृक्ष हैं और उसमें बोला जाए कि ऊंचा कौन सा वृक्ष है, तो वो परिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। क्योंकि किसी स्टूडेंट को कोई वृक्ष अगर आप बताओगे तो बोलेगा ये ऊंचा है, तो कोई बोलेगा नहीं ये ऊंचा नहीं है। मतलब ऊंचा होना सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। किताब के आसान उदाहरण। अब देखिए, आसान होना भी, कोई चीज इजी होना, आसान होना भी सुपरिभाषित नहीं है। क्योंकि कोई प्रश्न कोई स्टूडेंट बोलता है ये तो बहुत इजी है, कोई स्टूडेंट बोलता है ये तो टफ है। क्यों? वो डिपेंड करता है स्टूडेंट वाइज, जो वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब आसान होना भी सबके लिए अलग अलग है। तो ये जो आसान उदाहरण है ये हम नहीं बता सकते, सब स्टूडेंट अलग अलग उदाहरण बताएंगे। कोई 10 में से कोई बोलेगा 8 आसान है, तो कोई बोलेगा 10 आसान है, तो कोई बोलेगा 10 कठिन है। इसलिए आसान होना सुपरिभाषित नहीं है, तो यह भी समुच्चय नहीं है। और ऐसे ही अमीर होना, अमीरी गरीबी कोई सुपरिभाषित नहीं है। कोई ऐसा निर्धारित नहीं कर सकते कि इतना पैसा हो गया तो आदमी अमीर हो गया, इतना हो गया तो गरीब हो गया। तो यहाँ अमीरी गरीबी को हम सुपरिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए यह भी समुच्चय नहीं है। तो पाठशाला के प्रांगण के ऊंचे वृक्ष, ये भी समुच्चय नहीं है। किताब के आसान उदाहरण, ये भी समुच्चय नहीं है। गांव में रहने वाले अमीर लोग, ये भी समुच्चय नहीं है, क्योंकि हम पता नहीं कर सकते गांव में कौन अमीर है कौन गरीब है। क्योंकि किसी के लिए कोई बोलेगा, किसी को कोई अमीर बोलेगा, किसी को गरीब बोलेगा, उससे कोई किसी को आप गरीब बोलेंगे तो कोई उसको अमीर बोल सकता है, बराबर। तो केवल इंद्रधनुष का जो रंग है यही सुपरिभाषित है। इंद्रधनुष के रंग सबके लिए एक ही होते हैं, इसलिए यह समुच्चय है। तो ए वाला ऑप्शन सही हो गया। एन प्रतिच्छेदन डब्ल्यू समुच्चय निम्नलिखित में से कौन सा है? अब इसको देखिए, एन में कौन कौन से घटक आते हैं? एन में 1 2 3 4 5 ऐसा अनंत तक आता है। और डब्ल्यू में कौन कौन से आता है? 0 1 2 3 4 5 अनंत तक आता है। मैं सब लिखा चुका हूं पहले, अब आप नहीं पढ़े हो तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। एन मतलब प्राकृत संख्या जिसमें 1 2 3 4 5 अनंत तक। डब्ल्यू मतलब पूर्ण संख्या जिसमें 0 1 2 3 4 5 अनंत तक आता है। अब इन दोनों का प्रतिच्छेदन समुच्चय निकालना है। एन प्रतिच्छेदन डब्ल्यू मतलब दोनों का कॉमन, यहाँ 1 है, इसमें भी 1 है, यहाँ 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ 3 है, इसमें भी 3 है, यहाँ 4 है, इसमें भी 4। 1 2 3 4 5 ऐसा आएगा, डॉट 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 अनंत तक। उत्तर कौन सा आएगा? देखिए 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। 0 नहीं आएगा क्योंकि प्रतिच्छेदन बोल रहा है, प्रतिच्छेदन में कॉमन लिया जाता है। 0 दोनों में कॉमन नहीं है, तो 0 नहीं आएगा। ये भी नहीं आएगा, ये खाली भी नहीं आएगा। कौन सा आएगा? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। एक्स ऐसा है कि एक्स ये इंडियन शब्द का अक्षर है। अब इंडियन शब्द का अक्षर बताना है, तो आप जानते हो इंडियन शब्द का अक्षर हमें लिखना है, लेकिन लिखते समय ध्यान रखना है कि जो अक्षर 2 बार है उसको एक ही बार लिखना है। तो पहले आई लिखेंगे, फिर एन लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे, फिर आई आ गया तो आई लिख चुके तो दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर एन आ गया, एन पहले लिख चुके तो नहीं लिखेंगे,
इस तरीके से क्या क्या उत्तर आए, उत्तर में क्या है INDA। चलिए देखते हैं, ये देखिए ए भी गलत है, ये देखिए INDA, ये बी वाला ऑप्शन सही है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। टी और एम दिया है, हमें टी संघ एम निकालना है। ये बहुत आसान है। संघ में आपको बताया था, संघ में क्या होता है, टी के भी पूरे घटक लिखने हैं, एम के भी पूरे घटक। तो 1 2, देखिए 1 2, फिर 3 दोनों में है तो एक ही बार लिखेंगे, 3 4 दोनों में है पर एक ही बार लिखेंगे, और 5, फिर क्या बचा 7 8। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पे 3 4 यहाँ पे आ चुका है 3 4, तो दोबारा 3 4 नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे 7 और 8। इस तरीके से टी का भी पूरा घटक लिखना है, एम का भी पूरा घटक लिखना है, उसको बोलते हैं टी संघ एम। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 7 8, 1 2 3 4 5 7, ये गलत है, 1 2 3 7 8, ये भी गलत है, 1 2 3 4 5 7 8, ये देखिए ये सही है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। इस तरीके से हम लोगों ने आज 3 क्वेश्चन किया, समझिए।